साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे पैनलिस्ट में। राजेश सिंह जी हैं, नेता बीजेपी, चंद्रेश सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस, महेश आरा जी प्रवक्ता सपा और निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े। आप सभी का बहुत अभिनंदन है, स्वागत आप सभी का। निरंजन जी के पास। निरंजन जी, ठीक है कि नीतीश कुमार की सरकार में जातिगत जनगणना कराया गया और कभी कभी 200 के आसपास जातियों की बात सामने आई और उससे तमाम चीजें सामने आ गई कि भाई समाज के किस तबके की कितनी हिस्सेदारी इसमें रही है। ठीक है, ये बात माना, लेकिन अब इस जनगणना से क्या असर पड़ेगा? मतलब चुनाव में जब जाएगी पार्टियां तो जो वोटर्स हैं वो तो वोट उसी तरीके से करेंगे, इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आप देखिए 2009 में जहां 21-22% ओबीसी करते, 2019 आते आते 44-45 हो गए बीजेपी के लिए जो वोटर्स हो गए। तो अब आ भी गया मान लीजिए जनगणना, तो क्या असर पड़ेगा उसका? इसके वोटर्स क्या कट जाएंगे बीजेपी के? हाँ, देखिए पंकज जी, मैं आपको ये कह रहा था कि राजनीति के अंदर 6 माप का खेल चलता है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9-10 वर्षों के अंदर राजनीति का डिस्कोर्स बदला है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष उस डिस्कोर्स की काटने पे लगा, काट निकालने पे लगा हुआ है। तो कभी कुछ प्रोजेक्ट वो लेकर के आ जाता है, कभी कुछ प्रोजेक्ट लेके आ जाता है, कभी वो ये कहता है कि ये जीत नहीं है, ये ईवीएम की जीत है, लेकिन उसके बाद में वो इस जीत को स्वीकार भी कर लेता है दबी जुबान के अंदर। पहली बात। दूसरी बात क्या है पंकज जी, एक तरफ आप ये पूछ रहे हैं कि भाई इसका चुनाव पे क्या असर होगा, किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे आपको विभाग रूप से आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस चीज को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के जनता को भरमाने का काम किया, अगर भारतीय जनता पार्टी समझाने के अंदर कामयाब हुई तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इसके अंदर उलटफेर होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष भरमाने में कामयाब हो गया और भारतीय जनता पार्टी समझाने में नाकामयाब रह गई तो निश्चित रूप से इस चीज का लाभ विपक्ष को मिलेगा। बिल्कुल बात मैं क्यों कह रहा हूँ पंकज जी, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर हम बात करें आरक्षण की, आज अगर हम बात करें जाति आधारित आरक्षण की, तो पंकज जी आप एक चीज देखिए कि पिछले 73 वर्ष हो गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब ये आरक्षण लागू किया था तो उनके पीछे ये बात कही गई थी कि भाई जो हमारे समाज का एक जिसको कहते हैं दबा कुचला वर्ग है, बिल्कुल कहें कि जो अंतिम पायदान पे जो शोषित वंचित, बिल्कुल बिल्कुल को कहीं ना कहीं ऊपर लाने के लिए एक सपोर्ट या एक उसको कुछ विशेष प्रावधान करना जरूरी है, निश्चित रूप से होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, मुझे एक बात बताइए पंकज जी, 73 वर्षों के शासनकाल के बाद में जिसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों का शासनकाल रहा, लेकिन उसके बावजूद अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री देना पड़े तो आप ये मान के चलिए कि उनका कितना उद्धार हुआ, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। और इसके अंदर भी आप एक चीज और देखेंगे, जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया है पंकज जी, वहां पे भी एक वर्ग के अंदर और वर्ग हो गया है। आप ये देखिए, मैं आपको सैकड़ों परिवार ऐसे बता सकता हूं जिनके दादाजी के 5 बेटे थे और 5 बेटे के अंदर एक बेटे को आरक्षण का लाभ मिल करके और वो उच्च स्तर के ऊपर चला गया, लेकिन 4 बेटे आज भी गांव में वही बढ़ई मोची खाती नाई अपना जो परंपरागत काम है उस काम के अंदर वो अपने लगे हुए हैं, क्योंकि उनके बच्चों को वास्तव में पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। उनके पास इतनी उनके पास सामर्थ्य ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को उस लायक बना पाए। तो मेरा ये मानना है, और ये दूसरी तरफ जिस भाई को उसके अंदर लाभ मिला था, 5 में से एक भाई को लाभ मिला था, उसकी 3 पीढ़ियां लगातार उसका लाभ उठा रही है और वो मान के चलिए आज एक संपन्न परिवार के रूप में दिखाई देता है। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर भी कम से कम ये चीज सोचनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को एक बार अगर आरक्षण का लाभ मिलता है और अगर वो उस संपन्नता की सीढ़ी को, दहलीज को पार कर लेता है, तो उसके बाद में वो लाभ वंचित के लिए होना चाहिए। लेकिन जब भी क्रीमी लेयर की बात होती है, यहाँ पे आकर के वही विपक्ष हिट विकेट होने की स्थिति में हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो जिस तरीके से जाति आधारित राजेश अभी जी पंकज जी, मैं कह रहा था जाति आधारित जनगणना हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर बिहार सरकार को अब एक जनगणना और करवानी चाहिए कि उन्हीं पिछड़े, दलित, वंचित जो वर्ग है उनके अंदर कितने लोग संपन्न हैं और कितने लोग निर्धन हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई यही है कि ठीक है कि निरंजन सर के पास चलता हूं। निरंजन सर, देखिए ये आंकड़े आ गए और सच्चाई चलिए आ गई, जो सामने थी वो आ गई। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से वो 46 लाख जातियां थी पूरे देश में जब सेंसस हुआ था, तो वो थोड़ा सा अजीब गरीब लगता कि पता नहीं अब इस बार कैसा होगा। हालांकि बिहार एक छोटा राज्य है तो हो सकता है, संभव है कि सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ होगा।
तो इसमें जो आंकड़े हैं वो ओबीसी के बढ़ गए हैं, मतलब जो 52% मानकर चला जा रहा था अब तक वो करीब 63% हो गया है। तो अब इसमें क्या क्या इसके जरिए का मतलब कोई प्रावधान कुछ करेगी बिहार सरकार, कर पाएगी? क्योंकि फिर आरक्षण के हिसाब किताब तो गड़बड़ा जाएंगे, या फिर एक पॉलिटिकल इशू बनाकर, एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर ही सिर्फ ये जातिगत जनगणना रहना जाए? निश्चित रूप से पंकज जी, ये जो जातिगत जनगणना है ये केवल और केवल एक राजनीतिक मुद्दा है। और निश्चित रूप से जैसे मैं भी आपको कह रहा था, देखिए अगर वास्तव में एक जिसको कहते हैं समाज समता मूलक समाज का अगर आपको निर्माण करना है तो उसके अंदर आपको एक चीज और एक चीज की गणना निश्चित रूप से करवानी पड़ेगी, और वो है कि हर समाज के अंदर सशक्त और आसक्त दोनों प्रकार के जो लोग हैं उनकी आपको गणना करवानी पड़ेगी। और जब आप उसकी गणना करवाएंगे तो आपको देखेंगे कि हर एक समाज के अंदर 5%, 7%, ज्यादा से ज्यादा 10% सशक्त लोग हैं, बाकी 90% लोग आसक्त लोग हैं। आज भी लोग पंकज जी पहले जैसे सरों पे मेला ढोते थे, आज भी वही लोग, आप ये मान के चलिए गटर के अंदर उतरते हैं, हजारों लोगों का मेला साफ करने के लिए बिल्कुल उतरते हैं। और आज भी आपको एक चीज और बताऊं पंकज जी, आप भी अपने यहाँ चेक कर लीजिएगा और जो बाकी पैनलिस्ट है वो भी अपने यहाँ चेक कर लेंगे कि हमारे घरों के अंदर, जो संपन्न घरों के अंदर जो काम करने वाली जो मैड आती है या जो माइकाएं आती है, उनके बच्चों को पढ़ाई के अवसर नहीं मिलते, तो उनको आरक्षण के लाभ कहां से मिलेंगे? अच्छा, दूसरी बात पंकज जी, देखिए हमारे यहाँ क्या हम बात करते हैं आरक्षण की, लेकिन आरक्षण वास्तव में क्या है? आरक्षण आज अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें पंकज जी, तो आप ये मान के चलिए सरकारी जो नौकरियां हैं वो पूरे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी और जो सार्वजनिक उपक्रम की नौकरियां हैं जहां पे आरक्षण एप्लीकेबल है, उनकी प्रतिशत आप देखेंगे तो 3% से नीचे है। अब अगर आपको उस समतामूलक समाज की निर्माण करना है और जो अंत्योदय का अगर आपको उस सिद्धांत के ऊपर चलना है, आपको अगर समाज के अंतिम करना है, तो उसको आपको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको उसको सशक्त बनाना पड़ेगा। और सशक्त के लिए आपको उसके ईमानदारी से प्रयास करने पड़ेंगे, केवल राजनीतिक पैंतरेबाजी से वो चीजें नहीं होती। और इसका उदाहरण आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, यही नीतीश कुमार जी 18 वर्षों से शासनकाल में है, 13 वर्षों से लालू यादव जी शासनकाल में थे, फिर तो बिहार के अंदर किसी को आसक्त होना ही नहीं चाहिए था, सबको सशक्त हो जाना चाहिए था। यह मैं बात करूं अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, तो आप ये मान के चलिए कि 73 वर्षों के शासनकाल में लगभग 60 साल आप ये मान के चलिए जो अभी इंडिया गठबंधन है उनकी सरकारें रही है, तो फिर तो देश के अंदर ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए कि कोई आसक्त परिवार हो। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब इसके अंदर केवल मेरे हिसाब से जिस तरीके से राजनीतिक पैंतरेबाजी चल रही है, बिल्कुल सही कहा मैं तो इसके अंदर ये आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि जो लोग लाभान्वित होकर के पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ उठा रहे, और दूसरी तरफ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो रसातल में जा रहे हैं, उन लोगों का ध्यान रखते हैं। ठीक है निरंजन, ठीक है निरंजन सर। देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि भाई देखिए, प्रमाणित रूप से हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से बिहार में अभी जो जातिगत जनगणना की जो आज सर्वे की जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अंदर अभी इसकी अध्ययन करने के बाद में इसके अंदर आपको बहुत त्रुटियां मिलेंगी। इसके अंदर आपको ये दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं किसी कमरे में बैठ करके बनाई गई एक कंप्यूटर के ऊपर एक चीट से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसलिए ये बात बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं कि भाई हमारे घर तो कोई पहुंचा नहीं था। जी बिल्कुल, जितने समय में 13 करोड़ लोगों का इन्होंने एक तरीके से समझ लीजिए सेंसस कर दिया, ये मेरे हिसाब से तो किसी कोई अलादीन का जो चिराग होता है उसके जिनके लिए संभव है। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ पंकज जी, निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर मैं आपके चैनल पे कहूं कि एक समय था जब सिंगापुर आप ये मान के चलिए अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रहा था आजादी के बाद में 70 के दशक के अंदर, वहां पे एक नेता आए ली कुआन, जिनको नए सिंगापुर का निर्माता माना जाता है, और उन्होंने जब अपने सिंगापुर के अंदर कड़े और बड़े फैसले लिए, तो वहां पे भी इसी तरीके से राजनीतिक पैंतरेबाजी और इसी तरीके से टांग खिंचाई वाली राजनीति वहां रही। लेकिन अंतोगत वहां की जनता ने इस चीज का उनका साथ दिया। तो मेरा ये मानना है कि अब भारत के अंदर ये देखने वाली है कि अब ये जनता की भी परीक्षा है और भारतीय जनता पार्टी की भी परीक्षा है कि वो इन चीजों से कितना भ्रमित होती है या कितना सहमित रहती है। ये 2024 के परिणाम आपको बताएंगे।
तो मतलब क्या एआई से ये एनालाइज कर लिया गया, आपको ऐसा लग रहा है निरंजन सर? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल कर लिया क्या सेंसस कराने में? इतना जल्दी आप करेंगे, इतना जल्दी आपको भरोसा नहीं हो रहा है? देखिए पंकज जी, आपका राष्ट्रीय समाचार चैनल है और बिना किसी प्रमाणिकता के मैं कोई भी दावा करूं ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन मेरे को संदेह की जो बात है वो मैंने आपके सामने नहीं, मैंने भी चुटकी ली है, मैं भी ऐसा नहीं कर रहा कि आप बस ऐसी कीजिए। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका शुक्रिया, चंद्रेश जी शुक्रिया, महेश जी शुक्रिया और निरंजन सर आपका बहुत शुक्रिया। तो वक्त की थोड़ी कमी है लेकिन